अभी काफ़ी कम वाइब्रेशन हो चुकी है, देख सकते हो थोड़ा थोड़ा जंग आना शुरू हो गया है। सो हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप और आज मैं आपके सामने लेके आया हूं टाटा नेक्सॉन फीयरलेस प्लस एस का ओनरशिप रिव्यू। और ये ओनरशिप रिव्यू थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसके अंदर मैं ही इसका ओनरशिप रिव्यू दूंगा। और जो मेरा ओनरशिप रिव्यू लेंगे वो हैं दिव्यांश, जिनकी गाड़ी का मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही 3XO इनके पास, इनका मैंने थोड़े दिन पहले ही ओनरशिप रिव्यू लिया था। तो दिव्यांश जी, इट्स अप टू यू नाउ। ओके, तो मैं अब प्रदीप से पूछता हूँ कि आपने टाटा नेक्सॉन क्यों ली? तो देखो, टाटा नेक्सॉन लेने के पीछे कई सारे रीजंस हैं। एक तो पहले जब ये पुराने वाला इसका जो वेरिएंट था वो लेने का मैं प्लान कर रहा था, इवन वो गाड़ी मैं बुक भी करा चुका था, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से मेरे को फिर वो कैंसिल करवाना पड़ा। और उस टाइम एक बड़ा रीज़न ये भी था कि मेरे को पता लग गया था कि ये जो गाड़ी है, ये जो मतलब इसका पुराने वाला वेरिएंट था, उसमें ये मतलब न्यूज़ आ चुकी थी कि इसका कुछ अपग्रेडेड वर्जन आ रहा है। तो ये जो मैंने इसकी फ़ोटो देखी तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो फिर मैंने सोचा चलो बाद में ले लेते हैं। और उसके बाद में दूसरा ये है कि देखो, टाटा की बिल्ड क्वालिटी मेरे को अच्छी लगती है। मतलब कि और भी ब्रांड्स देते हैं, लेकिन जो टाटा के साथ एक सेंस ऑफ ट्रस्ट है वो थोड़ा मेरे को ज़्यादा फील होता है। और इसके अलावा इसका जो इंटीरियर है वो पर्सनली मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। और जो सामने से भी इस गाड़ी काफ़ी स्पोर्टी फील होती है। जैसे पुराने वाला जो वेरिएंट था वो पीछे से इतना अच्छा नहीं लगता था, ऐसा लगता था कि क्या ही बनाया हुआ है मेंढक सा। लेकिन इन्होंने जब ये वापस से इन्होंने अपग्रेड किया इसको, तो सारी चीज़ें वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी और आगे का भी बहुत स्पोर्टी बना दिया। मतलब कि आपने फॉर्च्यूनर लीजेंडर देखी होगी तो कुछ कुछ वैसे सी फील आती है। मिनी फॉर्च्यूनर बोल सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आपने ये लगभग कितने महीने हो गए इसको लिए हुए? ये मैंने जुलाई 2024 में ली थी और उस टाइम मतलब ऑफर वगैरह भी चल रहे थे। तो ये मेरे को फीयरलेस प्लस एस वेरिएंट है पेट्रोल के अंदर, टॉप मॉडल Fearless Plus S, हाँ टॉप मॉडल है। बस ऑटोमेटिक नहीं है, मैनुअल है। और ये मेरे को पड़ी थी 14,50,000 की, 14.5 लाख की ऑलमोस्ट, विथ एसेसरीज एंड सारे सब कुछ मिला के। ओके, अभी आपने गाड़ी के डिस्काउंट के बारे में बात की थी, तो आपको ऐसा कितना डिस्काउंट मिला? कौन सा क्या स्पेशल ऑफर चल रहा था उस टाइम पे जो आपको सस्ती मिल गई? देखो, उस टाइम पे मतलब मेरे को 2 डिस्काउंट मिले थे। एक तो डीलरशिप ने पहले ही कम कर दिया था और उसके बाद में ये जो टाटा की शायद 7 लाख या फिर 8 लाख ऐसे कुछ नेक्सॉन बिकी थी, तो उन्होंने एक और ऑफर निकाला था, उसमें मेरे को 60,000 और कम हो गए थे। ओके, तो नाइस। टोटल मेरे को अच्छा खासा डिस्काउंट मिल गया था उसके अंदर। काफ़ी बढ़िया। देखो, मैंने काफ़ी बार सुना है कि टाटा के बारे में जो मेनली शिकायत आती है वो आती है पैनल गैप के लिए, राइट? तो आपका क्या है, कैसा रहा था? हाँ, ये बात सही है कि इसका जो फिट एंड फिनिश है उसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम है। और ऐसा भी नहीं है कि सभी गाड़ियों में है, कुछ गाड़ियाँ एकदम परफेक्ट भी होती है, लेकिन कुछ गाड़ियों में जो एक्सटीरियर है उनमें कुछ प्रॉब्लम्स मिल जाती है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार आओ पीछे। जैसे ये टेल लाइट है, तो इसके अंदर यहाँ पे एक अंगुली मेरी जा रही है आराम से, और फिर यहाँ से एकदम सही है। इस साइड फिर ये है कि अंगुली नहीं जा रही, तो ये मतलब थोड़ा सा फिनिश का इश्यू है। फिट तो है, कोई चीज़ ऐसे नहीं है कि हिल रही है या फिर कुछ ऐसी आवाज़ आ रही है, बट कहीं कहीं पे है कि कुछ जगह ज़्यादा है, जैसे हाँ, यहाँ पे भी है कुछ। हाँ, कहीं कहीं पे ऐसा कुछ है जिसमें थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि टाटा को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। ओके, और बिल्ड क्वालिटी के बारे में आपने बता दिया, लेकिन व्हाट अबाउट पेंट क्वालिटी? तो पेंट क्वालिटी का तो ऐसा है कि अभी जैसे मेरे को 8 महीने ही हुए हैं इसको लाए हुए, और ऐसा कुछ मेरे को दिख नहीं रहा। कभी कुछ हुआ होगा, जैसे कि कभी कहीं कुछ टच हो गई हो तो हाँ, ऐसा हुआ था मेरे साथ। अभी जैसे मैं महाकुंभ गया था अभी थोड़े दिन पहले, तो पीछे से किसी ने यहाँ पे आके ठोक दी थी गाड़ी को। अच्छा। और उस टाइम में देख लो, अभी जैसे मैंने इसको बाद में आफ्टर मार्केट ठीक भी करवा लिया था, और जब उसने ठीक किया तो ये जैसे वो हथौड़ा वगैरह होता है उससे मारते हैं वो, तो उसमें ऐसे कुछ विजिबल नहीं है। ये भी अगर देखे जाए तो ये भी कुछ लगा हुआ है, मतलब पेंट क्वालिटी अच्छी ही है। हाँ, टाटा का ये है कि इसमें जंग का थोड़ा सा इश्यू है। और ये वैसे मेरी पहली ही गाड़ी है, तो मेरे को ज़्यादा नहीं पता कि सभी गाड़ियों में ये कॉमन है या फिर इसी में हुआ है। ये देखो, अभी मैं आपको बोनेट के अंदर दिखाता हूँ। दिखाइए। इसमें थोड़ा थोड़ा जंग आना शुरू हो गया है, जैसे कि है तो नॉर्मली इस पे मैंने WD-40 भी लगाया था। जैसे कि ये एक जगह है जहाँ पे ये थोड़ा जंग पकड़ने लग गई है अभी,
और ये थोड़ा सा मेरे को ऐसे लगता है। इसके अलावा ये एक यहाँ पे जगह है जहाँ पे ये थोड़ा सा पेंट फूल भी गया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये कुछ चीज़ें हैं जो टाटा की सिरदर्दी वाली है। बाकी एज सच कोई नहीं दिक्कत। इंजन में ओवरऑल सारी चीज़ें ठीक है, बट ये जंग का जो थोड़ा सा है कई कुछ जगह पे वो है। और भी कहीं आ रखा होगा? नहीं और कहीं नहीं है। एक तो बस ये इस तरह के कुछ पैनल्स है ना वहीं पे ये है जहाँ पे गैप से जॉइंट्स होते हैं। हाँ, वहीं पे आ रखा है। बाकी और कहीं भी नहीं है। जैसे यहाँ पे भी देखोगे तो वो सेम ही जगह है, वैसी ही है। थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है। इसको अपन अभी अगर अपन ध्यान दे देते हैं इसके ऊपर तो ये ठीक तो सही हो सकता है। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। और तो मैंने देखा है कि ना इसके अंदर जो बूट स्पेस है वो काफ़ी अच्छा मिलता है, और यहाँ तक कि जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन रियल लाइफ में ये लिटरली इतना यूज़फुल है कि ना बस कि होगा तो भी चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा, ऐसा कुछ सीन है? देखो ग्राउंड क्लियरेंस का तो ऐसा है कि इसके अंदर आपको 208 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो कि स्कॉर्पियो में मिलता है। तो वो चीज़ उसमें आपको प्लस पॉइंट मिलेगा। कहीं से भी आप निकाल सकते हो, इसे नीचे टच होने का डर बिल्कुल नहीं रहेगा। और मतलब गाड़ी उससे ऊंची भी लगती है। आप जब इसको अंदर से बैठ के चलाते हो तो आपको एक ऐसा लगता है कि आप मतलब ऊंची गाड़ी में बैठे हो, एसयूवी चला रहे हो। हाँ। और बूट स्पेस अच्छा है इसका, लगभग 382 लीटर का बूट स्पेस है। प्रैक्टिकलिटी देखें तो काफ़ी अच्छा है। अभी मैं इस वजह से दिखाऊं तो इसमें जो ये पार्सल ट्रे है इसके ऊपर काफ़ी सारा सामान आ जाता है। हाँ काफ़ी। और ये अच्छी है। इसकी जो लेंथ है वो ठीक ठाक है, काफ़ी सामान आ जाएगा। और नीचे भी एक अंदर तक डीप है। इसके अलावा इसके अंदर वो 60-40 स्प्लिट मिलता है सीट का। इसको आगे कर देंगे तो ये जो बूट स्पेस है वो काफ़ी इंक्रीज भी होता है। जैसे मैं अभी करके दिखाता हूँ आपको। ओके। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाती है नीचे सीट। उसके बाद में ये ग्राउंड ये जो बूट स्पेस है वो काफ़ी बढ़ जाता है। और इसे अपन अभी जैसे मैंने ऑफिस का सामान शिफ्ट किया था इसमें, तो मुझे मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सारा सामान इसके अंदर आ गया था प्रॉपरली और इजीली। ये सीट भी हो जाती है आगे। तो इसमें ये वाली जो बैठने वाली है ये फोल्ड हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इसमें आपको एक अच्छा खासा हाँ सपोर्ट मिल जाता है, वो फ्लैट मिल जाती है लगभग। सही है। तो अब बात करते हैं इंटीरियर के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले बात करी तो आपने बताया कि आपको इसका जो इंटीरियर है काफ़ी अच्छा लगा, खास करके इसका यूआई और जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है। तो इंटीरियर के बारे में आपका थोड़ा सा डिटेल में मैं जानना चाहूँगा कि कैसा क्या ओपिनियन है इसके बारे में। देखो इंटीरियर में पर्सनली मेरे को जो टाटा की गाड़ियों का जो इंटीरियर है, जो कि डैशबोर्ड है, वो बहुत अच्छा लगता है। मतलब आपको एक प्रीमियम फील देता है। जैसे कि स्टीयरिंग को आप देखोगे तो इसमें ये लोगो जो है इल्यूमिनेटेड लोगो है, काफ़ी अच्छा बिल्कुल सही दिखने में। और रात में ये और ज़्यादा अच्छा लगेगा, दिन में इतना इसके ऊपर ध्यान नहीं जाता। बट जब अंधेरा होता है तो ये थोड़ा सा अलग ही दिखता है। इसके अलावा जो ये एसी टच पैनल्स हैं, इनका मैं वैसे तो दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं, बट अगर पर्सनली मैं वैसे रिव्यू दूं आपको तो ये आई वुड प्रेफर दोज फिजिकल बटन्स। मुझे भी सही लगता है। इनमें क्या है कि आपको बहुत बार, जैसे अभी मेरे को 8 महीने हो गए यार, अभी भी मैं यूज टू नहीं हूँ। मतलब कि मेरे को जैसे एसी चालू करनी है या फिर मेरे को 360 कैमरा ऑन करना है तो मेरे को यहाँ पे देखना ही पड़ेगा कि कौन सा बटन दबा रहा हूँ मैं। बिल्कुल। बिना देखे मैं कोई भी बटन यहाँ पे नहीं दबा सकता, वो और कुछ ही दबेगा। तो अभी भी इसमें मसल मेमोरी मेरी बनी नहीं है और आई थिंक पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा तब मेरी ये मसल। हाँ काफ़ी मुश्किल होता है कि टच बटन से है तो कुछ फीडबैक मिलता भी नहीं होगा ऐसा कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो जैसे मैंने ये कर रखा है कि जैसे स्टीयरिंग है तो स्टीयरिंग से मेरा ये हाथ यहाँ पे जाता है उस हिसाब से, बट वो हमेशा एक्यूरेट नहीं होता। कई बार वो सही हो भी जाता है, कई बार कुछ और बटन दब जाता है। ऐसे बंद कर रहा हूँ तो फिर वो कुछ बंद नहीं होती, ऑटो पे क्लिक हो जाता है या फिर ऐसा, मतलब है इसके अंदर थोड़ा सा। ओके, तो आपने जैसे कि टॉप मॉडल ली है तो ये गाड़ी पूरी फीचर्स तो है ही, तो इसमें और ऐसे कौन से फीचर्स है जो आपको काफ़ी अच्छे लगते हैं? लाइक एलेक्सा भी इसके अंदर होगा, और एलेक्सा क्या क्या कर सकती है उसके बारे में कुछ? देखो हाँ, इसके अंदर जो अलेक्सा है, जैसे कि मैं आईटी बैकग्राउंड से हूँ तो मेरे को अलेक्सा इसके अंदर काफ़ी पर्सनली मैं यूज़ भी करता हूँ। और मोस्टली मैं अलेक्सा को गाने प्ले करने के लिए ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि जब मेरा फ़ोन कनेक्ट नहीं होता है इससे एंड्रॉयड ऑटो से तो मैं जस्ट अलेक्सा को बोलता हूँ, अलेक्सा प्ले म्यूज़िक। Here's Geo Sawan. तो ये इस तरीके से म्यूज़िक प्ले कर देती है। और ये
95% ये काम करता ही है, मतलब अलेक्सा का अच्छा रिस्पॉन्स है। इसके अलावा अलेक्सा से आप सनरूफ ओपन करवा सकते हो, एसी का टेम्परेचर कम डाउन करवा सकते हो, फ़ैन की स्पीड कम डाउन करवा सकते हो, और कॉल भी अगर आपको लगाना हो तो भी आप अलेक्सा को बोल सकते हो। अगर आपका फ़ोन कनेक्ट है तो वो भी चीज़ हो जाएगी उसके अंदर। और ओवरऑल अलेक्सा यूज़फुल है इसके अंदर। तो ऐसा मैं जानना चाहूँगा कि जो कंफर्ट के लिए जो स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं तो वो आपको सच में अच्छे लगते हैं? जैसे कि मैं जानना चाहूँगा कि ये जो सीट्स मिलती है वो मिलती है, यस बिल्कुल, तो उसका क्या आपका रिव्यू है? देखो मैं आपको बताता हूँ, कंफर्ट के मामले में इस गाड़ी का पर्सनली मैं रिव्यू देना चाहूँगा। अभी हम महाकुंभ गए थे, और महाकुंभ जब गए थे तो उसके अंदर हमें 200 किलोमीटर का जाम मिला था, ट्रैफिक जाम में हम फंसे थे, और हम 5 लोग थे, हमारी पूरी फैमिली थी। तो जैसे मैं अकेले ड्राइवर था, मैंने अकेले ने ही गाड़ी चलाई है। तो जो सीट का कंफर्ट है ना, बहुत अच्छा कंफर्ट है। इवन मैं थका, वैसे मेंटली थक गया था, लेकिन फिजिकली मैं बिल्कुल नहीं थका वहाँ पे। और मतलब ऐसे जो घर पे आपका सोफ़ा होता है वैसा ही फील आता है। काफ़ी अच्छी इसकी लेदरेट सीट है, और प्लस जो आगे की ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीटें हैं वो वेंटिलेटेड हैं, तो उससे भी आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। अच्छी मतलब कंफर्ट अच्छा है इसमें, थाई सपोर्ट भी अच्छा मिल जाता है। पीछे का जो कंफर्ट है वो और ज़्यादा बेटर है आगे से। और कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पे जो है ये जो सपोर्ट है वो सही नहीं है, लेकिन वो मतलब पर्सनली वो वेरी कर सकता है, वेरी करता है, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा वाइड होते हैं और मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मेरे लिए बेस्ट है सीट ये। ओके। और इसके अलावा इसमें कुछ और भी फीचर्स मैं देख पा रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग पैड है, और तो ये किसी काम का आपको लगता है कि बस गिमिकी आप बोलना चाहोगे? देखो पर्सनली ना, ये जो वायरलेस चार्जर है ये वैसे काफ़ी स्लो है। एज़ पर माई नॉलेज ये 5 वोट का वायरलेस चार्जर है, और बहुत स्लो फ़ोन चार्ज करता है। तो मैंने ऐसा इसको कभी यूज़ किया नहीं। मैं मेरे पास केबल रहती है गाड़ी के अंदर, मैं इसको इसी को लगा देता हूँ और हो जाता है। मतलब मैं ये बोलना चाहूँगा कि वायरलेस चार्जर एक डील ब्रेकिंग फीचर नहीं है। अगर आपको मिल रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। और इवन मैं तो प्रेफर करता हूँ कि अगर यहाँ पे मैं कप होल्डर्स को मिस करता हूँ, अगर यहाँ पे मेरे को कप होल्डर मिल जाते तो वो मैं ज़्यादा इंजॉय करता इंस्टेड ऑफ दिस वायरलेस चार्जिंग पैड। हाँ, इसका एक नेगेटिव मुझे ये भी लगता है कि ना फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाता है इससे, जो कि मैंने पर्सनली इतना यूज़ किया है इसलिए बता पा रहा हूँ। तो उस अकॉर्डिंग भी काफ़ी ऐसे अच्छा तो नहीं है। बस हाँ, ऐसे कह सकते हो कि बस गाड़ी के अंदर फ़ोन पड़ा है तो थोड़ा बहुत चार्ज होता रहेगा हल्का फुल्का। हाँ, तो बस वही यूज़ मुझे लग रहा है इसका। बहुत ज़्यादा कोई यूज़ नहीं है, आपका फ़ोन बहुत टाइम लेगा चार्ज होने में। हाँ, बहुत लेगा। तो ये आपके लिए चार्जिंग के लिए ऐसा कुछ वो यूज़फुल नहीं होगा कि हमें सिर्फ थोड़ा बहुत चार्ज करना हो नॉर्मली, तो उसके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। बस बाकी ज़्यादा नहीं है इसका यूज़ केस। हाँ, आलसी लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल है। हाँ, जस्ट लाइक मी। ठीक है, सही कह रहे हैं आप बिल्कुल। इसके अलावा इसके अंदर लाइटिंग का क्या सीन है? इंटीरियर के अंदर लाइटिंग देखो इसके अंदर आपको केवल ये फ्रंट रो में ही आपको लाइट मिलती है, हाँ, और पीछे पैसेंजर के लिए इसमें नहीं मिलती, जो कि मैं बोलता हूँ एक नेगेटिव पॉइंट है इसका। एक कौन है, टाटा को इसके अंदर देनी चाहिए एक लाइट। यहाँ पे दे सकते हैं एटलीस्ट, सो दैट अगर पीछे वाले रो में किसी को अगर लाइट चाहिए तो वो वही जला सकता है। अब वो जब भी बोलते हैं तो फिर आगे ड्राइवर को ही इसको ऑन ऑफ करना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा कन्वीनियंट नहीं है। कई बार दिमाग मतलब ध्यान भी भटक जाता है। बिल्कुल आपने सही कहा। और हाँ, मैं इसमें देख पा रहा हूँ कि ना इसमें काफ़ी जगह काफ़ी सारे पोर्ट्स दे रखे हैं गाड़ी के अंदर। लाइक जो 12 वोल्ट सॉकेट भी होता है वो भी काफ़ी दे रखे हैं। तो क्या इसके अंदर जैसे आपको ये फियरलेस प्लस एस है, तो इसके अंदर जैसे 3 सॉकेट मिल जाते हैं। एक तो यहाँ पे आपको मिल रहे हैं 12 वोल्ट सॉकेट, बिल्कुल हाँ, और एक आपको एक आपको वहां पे मिल जाता है, वो जो आपको दिख रहा है वो पैसेंजर के लिए ही है। और एक प्लस आपको बूट में भी मिल जाता है, अगर आपको कुछ यूज लेना है वहाँ पे, इन्फ्लेटर वगैरह यूज करना है या फिर कोई और पर्पज है आपका, तो वहाँ पे भी वो अच्छा है। तो टोटल इसमें 12 वोल्ट के 3 सॉकेट हैं, और प्लस में आपको ये चार्जिंग के लिए 2 पॉइंट भी मिल जाते हैं। ये एक 15 वोल्ट का है और एक इसका आई थिंक मेरे को अभी एग्जैक्ट ध्यान में नहीं है, बट इससे भी अच्छी खासी चार्जिंग हो जाती है। हालांकि मेनली तो यूएसबी के लिए यूज़ करते हैं, बट इससे चार्जिंग भी होती है। और पीछे भी 2 आपको सेम वही 2 आपको पॉइंट मिल जाते हैं, जो कि पैसेंजर के लिए काफ़ी यूज़फुल है। अब देखो मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है आपकी गाड़ी में बैठे हुए, तो मैं नोटिस कर रहा हूँ कि आपने काफ़ी सारी जो एसेसरीज हैं वो भी यूज़ कर रखी है, लाइक माउंट के लिए भी और भी कुछ चीज़ें हैं।
तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो देखो एसेसरीज सच कुछ ज़्यादा नहीं है, मतलब कुछ हैं, जैसे एक ये मोबाइल होल्डर है, इसमें कई बार मैं गाड़ी में बैठ के वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, या फिर मैं कहीं पे जा रहा हूँ तब मैं वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ, तो ये मेरे पर्सनल यूज़ के लिए, कई बार मैप वगैरह भी इसमें यूज़ कर लेता हूँ मैं। हालांकि इसमें है, लेकिन एक दो बार मुझे पता था कि ऐसा होगा टाटा में। टाटा की बात नहीं है, अपनी जो भी ये इंडियन ब्रांड्स है, महिंद्रा, टाटा, इनमें होता ही है। तो कई बार क्या होता है कि ये इंफोटेनमेंट हैंग हो जाता है, और उसको फिर सही ठीक करने के लिए आपको उसको रीसेट करना पड़ेगा। तो रीसेट करने के लिए आपको जो वॉल्यूम, ये म्यूट वाला बटन दिया और ब्लूटूथ वाला बटन दिया, इसको आपको 10 सेकंड तक दबा के रखना पड़ता है, फिर ये रीसेट होता है, तो उसके बाद में सही काम करने लग जाता है। तो वो भी एक केस है। और ये जो आपको पैड दिख रहे हैं, ये स्टिकी पैड्स है, जैसे आपने अभी फोन रख दिया है, तो अभी इसमें नॉर्मली जैसे पैसेंजर होता है, या फिर इवन जैसे इसमें कोई सनग्लास होल्डर नहीं है, तो ये मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ये हिलता भी नहीं है और ये पड़ा रहता है। ये पैसेंजर के लिए, फ़ोन वगैरह कुछ छोटा मोटा सामान रखने के लिए है। प्लस मैं इसमें एक और एसेसरी यूज़ करता हूँ, जो कि है ये वाली। तो ये है पोर्टेबल कप होल्डर, और ये यहाँ पे लग जाता है, यहाँ पे ऐसे इस तरीके से ये लग जाता है, और फिर ये एज ए पोर्टेबल कप होल्डर की तरह काम करता है। तभी तो मैं बोलता हूँ कि मैं मिस करता हूँ उसके अंदर। तो इसमें जैसे कभी कुछ सामान रखना है या फिर कुछ खाने के लिए करना है, तो वो यहाँ पे रखा रहता है, और ओवरऑल कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती। मतलब ये यहाँ पे जो मेरे थाई है उसके भी टच नहीं होता, क्योंकि थोड़ा इसमें गैप है, जगह है यहाँ पे। ओके, तो देखो ये तो बात हो गई फीचर्स के बारे में और सब। अब काफ़ी लोगों का डाउट रहता है कि इसमें कैबिन नॉइस कितनी आती है, आती भी है कि नहीं आती है, फिर आती तो कितनी, मतलब क्या बोलना चाहोगे इसके बारे में? देखो केबिन नॉइस का मैं बोलूँगा कि ये आप जब हाईवे पे चल रहे हो 60, 70, 80 या फिर 100 भी चल रहे हो, तो आपको केबिन नॉइस बिल्कुल नहीं सुनेगी, क्योंकि उस टाइम आपको केवल विंड नॉइस सुनेगी, और विंड नॉइस सभी गाड़ियों में ही आती है, ऐसा नहीं है कि इसी के अंदर आ रही है। जब आप गाड़ी स्टार्ट करोगे, और गाड़ी जब आपकी कोल्ड स्टार्ट ही कर रहे हो, मतलब दिन में आप पहली बार गाड़ी स्टार्ट कर रहे हो, या फिर काफ़ी टाइम बाद आपने गाड़ी स्टार्ट की है, तो उस समय आवाज़ थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें इंजन स्टार्ट कर रहा हूँ मैं अभी, तो अभी जैसे आरपीएम इसका दिखा एक बार, अभी जैसे आरपीएम इसका 1500 के आसपास है, और ये आरपीएम अभी लगभग 30 सेकंड के बाद में, 30 सेकंड से 1 मिनट के बाद में ये आरपीएम 500 के आसपास आ जाएगा, 500 या 700 के आसपास। तो उस टाइम जो आवाज़ होती है केबिन इंजन की, वो अंदर नहीं आती। अभी मामूली सी आपको आवाज़ सुन रही होगी, और ये वही है। मैं आपको इंजन के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट करते हैं कि इसका इंजन बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करता है, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको बोतल रख के दिखाता हूँ, वो बोतल हिलेगी भी नहीं। थोड़ा सा आरपीएम को डाउन होने देते हैं, और फिर देखते हैं कि कितना वाइब्रेशन होता है। अभी तो काफ़ी वाइब्रेशन है। मैं अगर बोतल को दोबारा भी रखता हूँ तो भी ये गिर जाएगी, कहीं भी रखूँगा तो ये गिर जाएगी। अभी आरपीएम डाउन होता है, फिर देखते हैं कितना वाइब्रेशन है इसके अंदर। तो अभी 30 सेकंड से ज़्यादा हो चुका है इसको, और आरपीएम भी डाउन हो गई। अब मैं बोतल रख रहा हूँ, अभी काफ़ी कम वाइब्रेशन हो चुकी है। देख सकते हो बोतल अभी तक गिरी नहीं है, और ये गिरेगी भी नहीं। इसमें काफ़ी कम ही वाइब्रेशन है अभी। चलो अब एक सवाल और पूछ लेते हैं सनरूफ के बारे में, जो कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है कि लोग इसको चाहते हैं लेना, लेकिन आपके अकॉर्डिंग कितना यूज़फुल है, कितना इसका यूज़ केस है, बताइए कि। तो इसमें है ना, सनरूफ का मैं ऐसा मानता हूँ कि लोग देखम देखी कर रहे हैं, मतलब कि एक तरीके से भेड़ चाल सी हो रही है सनरूफ के अंदर। मतलब कि एज सच इतना आप यूज़ कर भी नहीं पाओगे सनरूफ को। हाँ, अगर आप कहीं पहाड़ों में जा रहे हो तो कभी कभार आप निकल लिए, ठीक है वो चीज़, लेकिन एज सच सनरूफ का इतना यूज़ नहीं है। इवन मैं आपको बताऊं तो मैं मोस्टली ड्राइव करता रहता हूं, तो मेरे को अभी मुश्किल से 8 महीने में 1 या 2 बार मेरे को मौका मिला है सनरूफ से बाहर निकलने का। प्लस दूसरा रीज़न ये भी है कि सिटी में जब आप, तो वैसे भी आप सनरूफ से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि वो लीगल नहीं है। पुलिस वाले दिखेंगे, कोई भी दिखेंगे तो वो चालान कटेगा रेस ड्राइविंग का और वो सब। तो वो भी चीज़ है। बस हाँ, एक फीचर है, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमको हमारी गाड़ी को फ्यूचर प्रूफ करना है, फिर हमें ऐसा ना लगे कि हमारी गाड़ी में कुछ कम है किसी से, तो आप ठीक है ले सकते हो। और मेरा भी पहले कोई सनरूफ लेने का प्लान था नहीं, बट उसमें ये जो वेरिएंट है इसमें सनरूफ ही मिलती है। तो अगर आपको टॉप वेरिएंट चाहिए तो वो ही लेना पड़ता है।
और दूसरी बात ये भी है कि कुछ लोग बोलते हैं पैनोरामिक सनरूफ जो कि यहाँ तक खुलती है, उसका तो बिल्कुल मतलब नहीं है। पर्सनली मेरा ये मानना है कि पहली बात तो वो पूरी खुलेगी भी नहीं। हाँ। ठीक है, वो खुलेगी ये आगे वाली जितनी ये खुलती है, जैसे मैं आपको भी दिखा देता हूँ, तो ये वो भी इतनी ही खुलेगी, और बस उसका है कि यहाँ पे आपको वो ग्लास एरिया ज़्यादा मिल जाएगा आपको। लेकिन उसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये जो सनरूफ है वो पैनोरामिक सनरूफ है, वो आपकी गाड़ी को कमजोर भी बनाएगी। हाँ, बिल्कुल। जब गाड़ी इन केस रोल ओवर होती है तो सबसे पहले यही आपका टूटेगा और आपको भी उसमें चोट लग सकती है। बिल्कुल, ये पॉइंट आपने काफ़ी सही कहा, क्योंकि काफ़ी लोग इसके बारे में ध्यान देते नहीं है और बस भेड़ चाल के चक्कर में सनरूफ लिए जा रहे हैं, चाहे यूज़ लें या ना लें, बस लिए जा रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है जो कि काफ़ी हेल्प कर सकता है ऑडियंस को। चलो, काफ़ी इसे अंधेरा होने लग रहा है, तो अपन एक काम करते हैं, जल्दी से अगर ड्राइव रिव्यू भी लेते हैं। तो बताइए आप कि आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा रहा इस गाड़ी के साथ में, आप महाकुंभ जाके आए हैं। ड्राइव रिव्यू का ऐसे है कि गियर्स भी इसके स्मूथ ही हैं, और इसमें जैसे 3 मोड आते हैं, इको, सिटी एंड स्पोर्ट्स। तो मोस्टली ये गाड़ी जो है वो सिटी में ही चलती है, और सिटी में इसका पावर ऐसा है कि 100 के आसपास हो तो ओवरटेक करने में कोई आपको ऐसे लो कॉन्फिडेंट फील नहीं होगा, इजीली आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप 100 से ऊपर हो तो फिर इसका स्पोर्ट्स मोड ही काम करेगा। और जो स्टेबिलिटी है गाड़ी की वो काफ़ी मतलब कई बार ये टेस्ट हो चुका है, मतलब कई बार मेरे को इंस्टेंट गाड़ी को काटना पड़ा इस तरीके से। अभी तो खैर बहुत कम स्पीड है, लेकिन स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है गाड़ी की। ओके, और इसके बारे में सबसे जो इम्पोर्टेंट सवाल होता है कि माइलेज कितना देती है, तो बताइए आप। तो देखो, माइलेज का ये है, मैं रहता हूँ चूरू डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो कि एक स्मॉल सिटी है, और माइलेज ये हाईवे पे अच्छा देती है, जो कि है अभी इसकी 3rd सर्विस बाकी है। तो लोग कहते हैं कि 3rd सर्विस के बाद में गाड़ी अच्छा, ऐसा मानना है कि 3rd सर्विस के बाद में गाड़ी अच्छा माइलेज देने लगती है। अभी अगर आप देखोगे तो आपको मैं इसी के अंदर दिखा देता हूँ कि गाड़ी ये मतलब सिटी का भी है, जैसे ट्रिप ए को देख रहे हो आप, तो ये इसमें थोड़ा सा सिटी का भी है। लेकिन अगर आप मैं इसमें हाईवे का अगर आपको बताऊं केवल, तो ये 18 का एवरेज आया था उस दिन जब मैं इसको लेके गया था। अभी 18 का एवरेज चल रहा है इसमें, और सिटी में ये आपको देगी 12-13 इसके आसपास। तो हाँ, एक सवाल और था कि जब गाड़ी चल रही है तो गाड़ी के अंदर जो काफ़ी गाड़ी में काफ़ी बॉडी रोल वगैरह का इशू आता है, तो इसमें आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है। देखो, बॉडी रोल मैंने 3XO चलाई थी, तो 3XO का ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा इससे कम है, वो गाड़ी चिपक के चलती है। हाँ। तो जैसे बॉडी रोल जैसा कुछ ऐसा फील नहीं होता मेरे को, बट हाँ मेरे को ये फील होता है कि जो जिसका ग्राउंड क्लियरेंस कम है वो गाड़ी आपको थोड़ी सी ज़्यादा स्टेबल फील होगी हाईवे के अंदर, जब आप टर्न कर रहे हो या फिर इंस्टेंट आप लेन चेंज कर रहे हो उस टाइम में। तो अगर मैं इसको 3XO से कंपेयर करता हूँ तो मेरे को ये फील होता है कि ये जो गाड़ी है ये थोड़ा सा आपको, आप जब जैसे 100 के ऊपर लेन चेंज करते हो या फिर इंस्टेंट आपको मतलब बहुत ही कम स्पेस बचा उसमें लेन चेंज कर रहे हो, तो थोड़ा सा ऐसे फील होता है कि गाड़ी थोड़ी सी हिल रही है। जैसे अभी मैं अभी करके दिखाऊंगा आपको, तो ये हाँ बिल्कुल है, थोड़ा सा फील होता है कि गाड़ी है, इसमें थोड़ा सा बॉडी रोल है, बट इतना नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा ऐसे उससे दिक्कत हो या फिर वो कंट्रोलेबल ही नहीं है, इतना नहीं है। ओके, तो जैसे कि अभी अपन जा रहे हैं हाईवे पर, तो काफ़ी बार अपन को ओवरटेक करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है कि आपको आता है कॉन्फिडेंट कि मैं इससे कर सकता हूँ, या फिर अंडर पावर फील होती है। देखो, जो नेक्सॉन है वो फन टू ड्राइव कार है, मैं मानता हूँ ऐसा, क्योंकि सिटी मोड में ही आप इंस्टेंट इसमें ओवरटेक कर सकते हो, गाड़ी को इंस्टेंट आप स्पीड पकड़ सकते हो। जैसे अभी गाड़ी 60 की स्पीड पे चल रही है, और एक बार मैं थोड़ी सी अच्छी जगह देख लेता हूँ, उसके बाद में मैं आपको इसका बता दूँगा कि कितना फास्ट है ये, 100 की स्पीड कितनी जल्दी टच करती है। तो अभी जैसे आगे मेरे को सड़क साफ दिखी, तो अभी मैं यहाँ पे इसको ट्राई करूँगा। तो देख सकते हो गाड़ी ने बहुत ही जल्दी स्पीड टच कर ली है 100 की, और काफ़ी अच्छी है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत इसने टाइम लिया, कुछ 10 सेकंड के आसपास इसने टाइम लिया होगा 60 से 100 आने में। तो फन टू ड्राइव कार है, सच कोई प्रॉब्लम नहीं होती चलाने में, या फिर आपको ऐसा फील नहीं होता कि गाड़ी अंडर पावर्ड है।
अगर कहीं पे आपको 100 की स्पीड के आसपास अगर ऐसा लगता है तो आप इसको स्पोर्ट्स मोड में डाल सकते हो, और उसके बाद जो इसके अंदर पावर आएगी Boot drive mode उसकी activated. अलग ही बात है। फिर तो बस ये ना तेल पिएगी और आपको मजे देगी। हाँ ये तो है, तेल फिर वो ज़्यादा पीने लग जाती है। हाँ वो तो खैर रहेगा कि आपको पावर चाहिए तो फिर आपको वो तो करना पड़ेगा कॉम्प्रोमाइज़। और अभी हम जैसे कि थोड़ा सा अंधेरा हो चुका है तो इसका जो हेडलाइट आती है उसका जो थ्रो है वो कैसा है? देखो हेडलाइट का थ्रो आई थिंक अभी यहाँ पे क्योंकि इतना भी अंधेरा नहीं हुआ है, जैसे देख सकते हो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इसका हाई बीम है, ये लो बीम है, और ये इसकी जो फॉग लैंप है वो है। हालांकि अभी तक अंधेरा नहीं हुआ तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता नहीं चलेगा इसके अंदर। ओके ओके ओके। वैसे जो ड्राइवर होता है उसका काफ़ी टाइम स्टीयरिंग के साथ जा रहा होता है, तो उसका जो स्टीयरिंग रिस्पॉन्स है वो कैसा है? देखो स्टीयरिंग रिस्पांस का ऐसा है कि जब गाड़ी आपकी स्लो स्पीड पे चल रही है तो एकदम से देखो लाइट रहता है ये। हाँ। और जब गाड़ी जैसे आपकी 80-100 चल रही है तो ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, जो कि हाईवे पे ज़रूरी भी है, जिससे ये वो एक सेफ्टी फीचर है। तो स्टीयरिंग इसका लो स्पीड पे काफ़ी लाइट है, और जब जब जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है तो इसकी जो हार्डनेस है वो बढ़ने लगती है। ओके एंड व्हाट अबाउट गियर शिफ्टिंग, वो कैसी है? गियर शिफ्टिंग देखो अभी जब ये 8-4 लगभग चली है तो उसके बाद में ये थोड़ा सा स्मूथ हो गए हैं। शुरू में मैंने जैसे बाकी गाड़ियों के साथ कंपेयर किया, 3XO के साथ कंपेयर किया, तो मेरे को ऐसा लगा कि थोड़ा सा हार्ड है उसके कंपेरिजन में। वैसे इसका जो गियर बॉक्स है वो लाइट ही है, बट इसको थोड़ा सा जब आप चलाते हो 8-10 हज़ार किलोमीटर तो ये थोड़ा सा और लाइट होता है। हाँ एक चीज़ इसमें मैं बताऊँगा कि जब आप रिवर्स करते हो कई बार तो ये कई बार लगता नहीं है, मतलब आपको थोड़ा सा तरीके से इसको लगाना पड़ता है देख के कि कैसा क्या हो रहा है। जैसे मैं आपको बताऊं कि 10 में से मेरे को ये 3 से 4 बार ये प्रॉब्लम आई जाती है जब ये गियर रिवर्स में अच्छे से नहीं लगता। बाकी सारे और गियर अच्छे हैं, लेकिन जो रिवर्स का है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कई बार। ओके ओके। तो ये जो प्रॉब्लम है वो सही हो भी सकती है या फिर इसी को लेके चलना पड़ेगा? मैंने इसकी 2 सर्विस करवाई है अभी, तो मैंने दोनों में उनको बोला था कि जब रिवर्स गियर डालता हूँ तो उसमें ऐसे कई बार थोड़ा कर की आवाज़ आती है, या फिर थोड़ा सा कई बार लगता नहीं है। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने ट्राई भी किया इसको फिक्स करने का, बट उन्होंने ये भी बोला कि ये चीज़ सभी गाड़ियों में ही, नेक्सॉन के जो सभी मॉडल्स हैं उनमें है ये प्रॉब्लम। और वही बात है कि टाइम के साथ आप यूज़ टू हो जाते हैं, तो मैं अभी यूज़ टू होगा कि मेरे को पता है कैसे डलता है कि पहले आप फर्स्ट गियर डाल लो, फिर अगर आप रिवर्स डालते हो तो वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है आपकी। मतलब ऐसा इतना बड़ा इशू नहीं है, बट इशू है जो टाटा को इम्प्रूव करना चाहिए इनके गियर बॉक्स को लेके। ओके। और एक सवाल था जो कि जस्ट अभी मेरे दिमाग में आया, वो मैं पूछना भूल गया आपसे, कि जो काफ़ी जो गाड़ियाँ होती हैं, काफ़ी जो ब्रांड्स होते हैं वो काफ़ी कुछ क्लेम कर देते हैं एफिशिएंसी के बारे में, फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है कि ना टाटा ने कितना क्लेम किया था और आपको कितना मिल रहा है? देखो टाटा ने यही 17-17.5 के आसपास क्लेम किया हुआ है पेट्रोल के अंदर, और मेरे को उतना मिल रहा है। हाईवे पे तो आराम से मिल रहा है, और इवन कई बार ज़्यादा भी मिल जाता है अगर लंबी राइड और कुछ ब्रेकिंग वगैरह नहीं की है आपने, तो ये ऑलमोस्ट उतना ही टाटा क्लेम कर रहा है हाईवे के ऊपर। सिटी में ये 12-13 के आसपास ही देगा आपको, बट हाईवे पे इसका अच्छा रिस्पांस है। और आजकल का जो सबसे ट्रेंडिंग सवाल जो होता है वो होता है कि ना ईवी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। आपने पेट्रोल गाड़ी ली है, आप डीजल भी चूज़ कर सकते थे, आप ईवी भी कर सकते थे, क्योंकि नेक्सॉन के 3 ऑप्शन आते हैं, पर आपने पेट्रोल ही चूज़ क्यों किया और ईवी क्यों नहीं, या फिर ईवी ले भी सकते हैं कि नहीं ले सकते? व्हाट इज़ योर ओपिनियन? हाँ देखो वैसे अभी तो नेक्सॉन में ICNG भी आ रहा है, बट वही बात है कि आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अभी जैसे मेरे को डीजल तो मेरे को लेना ही नहीं था, क्योंकि मेरी जो ड्राइव है वो कभी कभी होती है, कभी कभी गाड़ी चलेगी, मतलब ये 4-5 दिन खड़ी रहती है फिर चलती है, ऐसा कुछ होता है इसका। तो डीजल तो लेना ही नहीं था, डीजल तो पहले से मेरे लिस्ट से आउट हो गया था। रही बात ईवी की, तो देखो नेक्सॉन के अंदर जब ये मैंने ली थी तो नेक्सॉन ही थी टाटा में, तो उसमें रेंज का इशू रहता है। मतलब कि अभी घूमने जाते हैं आप तो वही दिमाग में वो थोड़ा सा सिरदर्दी रहती है कि आप कहाँ पे चार्ज करेंगे, रेंज कितनी देगी, ये सब चीज़ें। तो मैंने ईवी का प्लान फिर अवॉइड कर दिया कि ईवी हो सकता है मैं नेक्स्ट जो गाड़ी लूँ वो ईवी ले लूँ, लेकिन उसकी रेंज होनी चाहिए 600 प्लस।
देखो जब अपन लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो एक चीज़ और होती है जो अपन को चाहिए होती है, वो होती है एक बढ़िया एसी। तो एसी के बारे में क्या ख्याल है आपका? देखो तो नेक्सॉन की जो एसी है वो टॉप क्लास है, नो डाउट। अभी जैसे मेरे को छींक आने लग गई थी, अभी मैंने इसका टेम्परेचर कर रखा था 27 के आसपास, तो मतलब काफ़ी जल्दी ठंडा कर देती है और काफ़ी पावरफुल है एसी नेक्सॉन की। ओके। और आपको पता ही होगा कि ना टाटा काफ़ी बदनाम है या फिर काफ़ी फेमस है अपनी सर्विसेज के लिए। तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है इनके सर्विस सेंटर से? देखो ये सवाल आपने काफ़ी अच्छा पूछा मुझसे। सर्विस का जो एक्सपीरियंस है पर्सनली बताऊं तो मेरा ठीक ही है यहाँ पे। एक्चुअली मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि जो इनकी सर्विस है वो कुछ एरियाज़ हैं जैसे कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउडेड है या फिर बहुत ज़्यादा इनके कस्टमर्स हैं, वहाँ पे इनकी सर्विस बेकार हो रही है। जैसे मैं जिस सिटी में चूरू में रहता हूँ तो यहाँ पे टाटा की गाड़ियाँ कम है और वो लोग खाली बैठे रहते हैं, तो वो सर्विस अच्छे से करेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है वैसे। ऑब्जर्व किया है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो जैसे कि कभी आपको दिक्कत आई हुई गाड़ी के अंदर, तो आप सर्विस सेंटर गए होंगे, तो उसमें आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा होगा? हाँ देखो, शुरू में जब मैंने गाड़ी ली थी तो मेरा जो ये पार्किंग ब्रेक था ये लगा हुआ रहता था, मतलब लगा हुआ इंफोटेनमेंट के अंदर रहता था, इन रियलिटी वो लगा हुआ नहीं रहता था। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो इसके अंदर ये हिल असिस्ट वाला जो फीचर है वो भी काम नहीं कर रहा था और इस तरीके से वो लगा हुआ दिखता था मेरे को। तो ये मैंने ठीक करवाया था उस टाइम पे। मतलब मैं गया सर्विस सेंटर और उनको पता नहीं क्या हुआ, प्रॉब्लम समझ में नहीं आई या फिर क्या जो भी है आई डोंट नो। तो उन्होंने एक पूरा कंसोल खोल दिया था, हालांकि प्रॉब्लम को फिक्स कर दी और उसके बाद में कभी प्रॉब्लम मेरे को नहीं आई। बट हाँ, एक बार जब शुरू में गाड़ी ली थी तो ये इशू था मेरा, जो कि टाटा ने फिक्स कर दिया था। चलो वापस से। तो गाइस ये था नेक्सॉन का ओनरशिप रिव्यू और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको इससे वैल्यू मिली होगी। ऐसे ही नई वीडियोस के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्यूचर में भी गाड़ियों के बारे में मैं काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ वीडियोस बनाने वाला हूँ आपके लिए। एंड आपको अगर ऐसा कहीं लगता है कि मुझे ये चीज़ें इंप्रूव करनी चाहिए, अगर आपको कोई सजेशंस हो तो डू लेट मी नो इन कमेंट्स एंड थैंक यू।